हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, साइंस और मैथ की क्लास में इसमें आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग यूपी टेट के लिए साइंस और मैथ की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पे सीडीपी, हिंदी, एसएसटी और इसके साथ साथ और सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनफैक्ट आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हमारे साथ बहुत से साथी, बहुत सहयोगी जुड़कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तत्काल प्रभाव से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप एक सेकंड की भी देरी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। साथ ही साथ DSSB, बिहार टीआरई, सुपर टेट की तैयारी भी हमारे इसी चैनल पे बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो आप उन सब के लिए भी हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और अपने सभी साथी, सहयोगी, सभी फ्रेंड ग्रुप, सभी स्टडी ग्रुप में इस चैनल को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। चुंबकीय क्वांटम संख्या केवल उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को बताता है, इसीलिए ये क्या निर्धारित करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण निर्धारित करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के लिए किस ऑर्बिट में है, ये बात ये बताता है, इसकी जानकारी ये हमें देता है। अगर पूछा जाए चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे m से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान हमेशा जो होता है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे स्कर्वी पूछा है। स्कर्वी आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। स्कर्वी का जो फार्मूला होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला C6H8O6 होता है। C6H8O6 होता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का ही साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर पूछा जाए इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से मसूड़ों से रक्तस्राव, कमजोरी, शारीरिक घाव, जैसे शरीर में घाव लग जाना और वो उसका ना भरना, ये सब स्कर्वी के लक्षण होते हैं। ये हमें प्राप्त कहाँ से होगा? एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये खट्टे फलों से, सब्जियों से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा खट्टे फलों से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर किसी में विटामिन के, जिसे क्या बोलते हैं, और उसके बाद बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, आंखों का सूख जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पे स्कर्वी पूछा है तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा होता है विटामिन बी, जिसे थायमिन कहा जाता है। ये बहुत सारा होता है, B1, B2, B3, B4, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें विटामिन ई, विटामिन ई जो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है, इसे टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ये किस लिए जिम्मेदार होता है? बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें विटामिन की, तो विटामिन दो भागों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इसे आप WBC से याद कर सकते हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स नहीं, बल्कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? इसे आप कीड़ा के माध्यम से याद कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा। ये फैट में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। और ये आप WBC से याद कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बी और सी। ओके, विटामिन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि कमज़ोर एसिड कौन सा है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए
बात करें अगर एसिड की, तो ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, उसके बाद उसमें कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकलता है, ऐसे ही अम्ल को दुर्बल अम्ल या फिर कमज़ोर अम्ल या फिर वीक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिक्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे जो एसिड होते हैं जो हमें किसी न किसी माध्यम से, किसी फल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो कमज़ोर अम्ल होते हैं, हल्के अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया, सिट्रिक एसिड, ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड दिया होता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड नहीं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड जो सिरका से प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक से प्राप्त होता है, कार्बोनिक एसिड, अगर ये सारे दिए होते हैं तो ये सब भी कमज़ोर एसिड होते हैं। अगर पूछा जाए हार्ड एसिड यानी मजबूत एसिड, या फिर कहें कि मजबूत एसिड कौन से हैं, तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl कहते हैं, ये पेट से निकलता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर इनमें भी क्रम पूछ लिया जाए आपका सबसे ज़्यादा कौन सा मजबूत है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत हो जाता है ना वो H2SO4 हो जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। और इसके बाद क्या आता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हो जाता है, और इसके बाद HCl हो जाता है। ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी की विकसित किया है? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की विकसित किया है? तो की शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जॉन रे का नाम आता होगा। जॉन रे ने की शब्द दिया था, की टर्म दिया था। इन्होंने किस लिए दिया था? तो जंतुओं की पहचान, एनिमल की पहचान करने के लिए दिया था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था। इसी में इन्होंने जो है ना वर्गीकरण करते हुए बताया था कि की जो है कि ये जंतुओं की पहचान के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी को आगे चलकर आधुनिक टेक्सोनॉमी का आधार बना दिया गया था। आधुनिक टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन रे ने की शब्द दिया था। अगला, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, नारियल, टमाटर, केला या अंगूर। अच्छा, पूछा जा रहा है इसमें से, एक मिनट रुक जाइए, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। तो बीज रहित फल एक परिपक्व बीज रखने के लिए विकसित फल होता है। इन फलों की खपत सबसे ज़्यादा होती है, अतः इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग भी होता है। इन फलों में मुख्य रूप से कौन कौन आता है? तो वाटरमेलन हो गया, टोमेटो हो गया, केला हो गया, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन इसमें बीज रहित जो फल नहीं है वो कौन सा नहीं है? नारियल नहीं है। नारियल जो है, नारियल का जो आप नारियल पानी वगैरह देखते होंगे, नारियल ये समुद्र के किनारे या नमकीन स्तरों पर पाया जाता है, यानी सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, और ये एक बहुवर्षीय पौधा होता है। इसमें बीज रहित फलों का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे तो कॉटन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? क्या उसके आंतरिक फल से, बाह्य दलपुंज से, बीज सोल से या फल भित्ति से? तो कपास के जो रेशे होते हैं ना, ये उसके सीड कोड से प्राप्त होते हैं, सीड कोड से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कपास को ही सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कॉटन कहते हैं। ये आपको जो है कहाँ से प्राप्त होता है? ये सीड कोड से प्राप्त होता है। सीड कोड यानी कि बीज चोल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होगा? तो देखिए, एक होता है रेशम कीट। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पे रहता है। एक कीट होता है, शहतूत के पेड़ों पे रहता है। इसके बाद ये बच्चे को जन्म देता है। इसके बच्चे को लार्वा कहते हैं, लार्वा। इसके बच्चे को क्या कहेंगे? लार्वा। और ये लार्वा क्या करता है? जब थोड़ा बड़ा होता है तो ये खाना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कोकून का फॉर्मेशन करता है, और इसी लार्वा को प्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। ये क्या करता है? कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और इसी पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर में क्या होता है? तो रेशम के कीड़े से अंडे जो उत्पन्न होते हैं वो 4 से 5 दिन में लार्वा बना लेते हैं। इसके लार्वा को इल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्ली कहते हैं। और ये किस पेड़ पर होता है? तो ये शहतूत के पेड़ पे होता है। 1 महीने बाद यह लार्वा कैटरपिलर का रूप धारण कर लेता है। क्या बना लेता है?
कैटरपिलर बना लेता है। क्या बना लेता है? कैटरपिलर बना लेता है। और ये कैटरपिलर अपने मुंह से निकलने वाले लार के आवरण को अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं। क्या करते हैं? इसे चारों तरफ लपेट लेते हैं और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। और बाद में कैटरपिलर को, ये जो कैटरपिलर है, जो प्यूपा स्टेज है, इसी को गर्म करके कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। और अगर इसको गर्म नहीं किया गया तो ये फिर से जो है एडल्ट बन जाएगा और एडल्ट होकर फिर से बच्चों को जन्म देगा, फिर से इल्ली बनेगी, फिर से कैटरपिलर बनेगा, फिर से प्यूपा बनेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन इसको गर्म करके इसके रेसे निकालने के लिए इसको 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे रेशा प्राप्त हो जाता है। और ये इसका रक्षा कवच होता है जो अपने लार के माध्यम से लपेटा होता है। किस स्टेज में होता है? प्यूपा स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? प्यूपा स्टेज में। आई होप ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए। लार्वा रेशम कीट होते हैं, रेशम कीट होते हैं। ये अंडे देते हैं 4 से 5 दिन में ये लार्वा बन जाता है। इसके लार्वा को इल्ली कहते हैं। और ये सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इल्ली बड़ा होकर कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर को ही क्या कहा जाता है? इसके लार्वा को ही कैटरपिलर या प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा स्टेज में ये अपने आप को, अपने मुंह से निकलने वाले लार को चारों तरफ लपेट लेते हैं, जिससे क्या होता है? एक आवरण बन जाता है, जिससे ये अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इसी आवरण को जब 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हटा लिया जाता है तो इसी से रेशम बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रत्यस्थ अंकुरण विशेषता है। प्रत्यस्थ अंकुरण किसका विशेषता है? जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, मैंग्रोव या फिर झाड़ी। सही जवाब ऑप्शन सी मैंग्रोव। प्रत्यस्थ अंकुरण या जिसे जरायुज अंकुरण या जिसे बीवीपैरेटिक जर्मिनेशन कहते हैं, ये मैंग्रोव की विशेषता होती है। मैंग्रोव वृक्षों के बीजों का अंकुरण एवं विकास मात्र वृक्ष के ऊपर की होता है, इसलिए इस प्रकार के अंकुरण को प्रत्यस्थ अंकुरण कहा जाता है। अगला, HIV मुख्य संक्रमित करता है। HIV किसे संक्रमित करेगा? साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट, सहायक लिम्फोसाइट, किलर लिम्फोसाइट या कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट। तो HIV क्या होता है? इसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। ये एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। और प्रतिरक्षा तंत्र किससे कमज़ोर होगा? तो सहायक लिम्फोसाइट या जिसे सहायक टी लिम्फोसाइट, टी सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र में विकार के कारण होता है? 21वां गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिशूरता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र या स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम जब किसी को हो जाता है तो उसे मैंगोलिज्म नामक बीमारी हो जाती है। आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर टोटल इनकी बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 गुणसूत्र होते हैं। जब किसी स्त्री में, किसी महिला में 21वें गुणसूत्र में XY ना होकर के XXY हो जाता है, यानी ये 3 पेयर में हो जाता है, तो उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये किस कारण होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है और ये एक आनुवंशिक विकार होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम के अलावा एक आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में से क्या होता है? तो जैसे 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, वैसे टर्नर सिंड्रोम में जो होता है 45वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ये भी महिला में होता है। इसमें केवल X गुणसूत्र पाया जाएगा। जो लिंग गुणसूत्र होता है इसमें केवल X गुणसूत्र पाया जाएगा और दूसरा X पाया ही नहीं जाएगा, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में विकार के कारण होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? तो दिन में बंद और रात में वही पौधे के रंध्र खुलेंगे, स्टोमेटा खुलेंगे, जो रात के टाइम प्रकाश संश्लेषण करते हों। रात के टाइम प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? जिसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई हों। कांटों में रूपांतरित किसकी पत्तियां होती हैं? तो यहाँ पे देखिए वाटर लिली, ये तो वाटर में पाया जाएगा, इससे प्रकाश संश्लेषण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइकस में भी नहीं, आर्किड में नहीं, ये सही हो जाएगा कैक्टस जिसे नागफड़ी कहा जाता है। ये कॉक्टेसी फैमिली से संबंधित होता है। यह पौधा अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी भरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और इनके जो रंध्र होते हैं वो रात में खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि रात के टाइम सूर्य की गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर नहीं होता है, तो ये रात में खुलते हैं। अगर ये दिन में खुल जाएंगे तो इनका सारा पानी, सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य की किरणें जो इनका सारा पानी सूख लेंगे और ये पौधे मर जाएंगे, इसलिए इनका रंध्र जो है वो रात में खुलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल की मदद से जो भोजन बनाया जाता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O रहता है, 12H2O, और इसके बाद क्या बनता है C6H12O6, H12O6 और निकलता क्या है, तो ऑक्सीजन और जल निकलता है, ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का पूर्ण रूप है, प्रकूट प्रक्रिया है, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है या जो ऑक्सीजन निकलता है, ये किसके विघटन से बनता है, किसके टूटने के बाद ये जल बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो जल बनता है ना, जो ऑक्सीजन बनता है ना, ये जल के विघटन से बनता है। किसके विघटन से? जल के विघटन से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ है, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है? एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना, एक पाठ में अधिक सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। शिक्षण कौशल के एकीकरण से तात्पर्य यानी अर्थ यह है कि एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों के चयन में से है, अर्थात कक्षा के वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशलों का जब यूज किया जाता है तो उसी को शिक्षण कौशलों का एकीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष नहीं है? ग्रहण करना, संगठन, मूल स्थान या फिर विश्लेषण। तो देखिए, शिक्षण के भावात्मक पक्ष बहुत सारे होते हैं। कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्राप्त करना यानी रिसीविंग, फिर होता है रिस्पॉन्डिंग यानी जवाब देना, फिर होता है वैल्यूइंग यानी मूल्यांकन करना, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करना, और पांचवा होता है कैरेक्टराइजेशन यानी विश्लेषण करना। और इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें देखिए विश्लेषण यानी एनालिसिस नहीं, शामिल नहीं है। कैरेक्टराइजेशन होता है जिसे विश्लेषीकरण कहते हैं। संगठन होता है, ये 4th नंबर पे होता है। मूल स्थान, ये क्या है? मूल स्थान। और ग्रहण करना क्या है? ग्रहण करना क्या है यानी रिसीविंग है, प्राप्त करना, और ये वैल्यूइंग है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्लेषीकरण अगर दिया होता तो वो शामिल हो जाता, वो सही हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे गलत जवाब दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इसके शिक्षण के भावात्मक पक्ष के क्रम है। अगला, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाएगा? उद्देश्य, प्रणाली, पाठ वस्तु या गृहकार्य। आप बताइए, अगर आप पाठ योजना बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निर्धारित करेंगे? तो अभी मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे। आउटलाइन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी हमारे पढ़ाने का मोटिव क्या है, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे मैंने उद्देश्य निर्धारित किया कि आप सभी बच्चों को यूपी टेट क्वालिफाई करवाना है। उसके बाद मैंने सोचा आपको कैसे क्वालिफाई करवाया जाए। फिर मुझे लगा कि सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो प्रीवियस ईयर ज़रूरी होता है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर लेकर आई। इसलिए इसी को कहा जाता है सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जब आपका उद्देश्य निर्धारित होगा कि आप यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तभी तो आप उस अनुसार जो है सिलेबस देख पाएंगे, उसका सिलेबस जानेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं पता और आप DSSB का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आपका टेट कैसे निर्धारित होगा, कैसे निकलेगा, कैसे क्वालिफाई होगा? इसलिए उद्देश्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है? संभावना, वास्तविकता, अंतरिम या अनिश्चित। तो प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वो वास्तविकता से है। प्रकृतिवादियों ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनके सिद्धांत में शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना है, जिसमें विज्ञान को वास्तविक माना गया है और उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकास करने पर बल दिया गया है। इसलिए प्रकृतिवादी को शिक्षा का भौतिकवादी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्रकृतिवादी को क्या कहा जाता है, तो इन्हें भौतिकवाद भी कहा जाता है, शिक्षा का भौतिकवाद कहा जाता है, और ये विज्ञान को बहुत मानते हैं। प्रकृति का सिद्धांत प्रकृति के आसपास ही घूमता रहता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रणेता कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रणेता जीन जैकस रूसो को यानी कि रूसो को माना जाता है।
प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की व्याख्या इन्होंने किसमें की? तो इनकी एक पुस्तक थी एमिल नाम की एक पुस्तक थी, जिसको इन्होंने 1759 में लिखा था। किसकी पुस्तक है एमिल? तो रूसो की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमिल किसकी पुस्तक है, तो एमिल रूसो की पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई? 1759 में। और किसकी है? रूसो की है। रूसो किससे संबंधित है? प्रकृतिवाद से। प्रकृतिवाद विज्ञान को मानता है कि नहीं? बिल्कुल मानता है। प्रकृतिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिक शिक्षा का भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना 0.08 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे कोई चार्ज, कोई पेमेंट, कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ, कोई आपसे आपका ज़मीन जायदाद, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रही हूँ। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे सहयोग के लिए, मेरे लिए, अपने टीचर के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता छात्रों की विशेषता है। सृजनात्मकता किन छात्रों की विशेषता है? क्या है? सृजनात्मक वैचारिक लचीलेपन का अभाव है, जिज्ञासु छात्रों की विशेषता है, समस्याओं से अनभिज्ञ छात्रों की विशेषता है, या बुद्धि का अभाव जिसमें हो उन छात्रों की विशेषता है। तो देखिए, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं, वो बच्चे अपने समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेते हैं। वो कल्पनाशील होते हैं, यानी नई नई कल्पनाएँ करते रहते हैं। और वो जो है कोई भी कार्य करने से पहले उनको क्या रिस्क है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो रिस्क ले लेते हैं और अपने रिस्क लेकर वो अच्छे और बुरे अनुभव भी लेते हैं। फिर उनमें नए विचार भी आते हैं, नए विचारों को भी वो अपना लेते हैं। और वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या क्या है, क्यों है, कैसे है, कब बना, कब आया, इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर दिया होता समस्या समाधान की क्षमता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, कल्पनाशीलता, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, अनुभव के लिए खुलापन, नए विचारों को अपनाना, ये सभी सृजनशील बालकों के गुण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन क्या होगा? निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तन क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है केल्विन डिग्री, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये आपको पता होगा फार्मूला। अब सेल्सियस की जगह पर 50 रख दीजिए, प्लस 273 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 323 केल्विन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 तार हैं, ये समांतर क्रम से जोड़े गए हैं, समांतर क्रम से जोड़ दीजिए। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। R क्या है? 1 2 3, यही तो है R, ये हो जाएगा। अब इनका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 3 और 2 का 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए। 6 एकम 6 प्लस 2 तिहाई 6 और 1 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 यानी कि 2, ये आ जाएगा 6 3 9, 9 2 11, 6 3 9 और 9 2 11, यानी 11/6। 11/6 जब आप R निकालेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी हो जाएगी 6/11। क्या हो जाएगी? 6/11 ओम। 6/11 ओम कहाँ किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन देख लीजिए। 6/11 कहाँ पे दिया? 11/6 मत मार करिएगा, ये हमेशा उलट जाता है जब R निकालते हैं। 1/R अभी हम निकाल रहे थे ना, 1/R निकाल रहे थे ना, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो निकाल रहे थे। जब हम केवल R निकालेंगे तो ये संख्या पलट नहीं जाएगी, तो ये 6/11 हो जाएगी। 6/11 कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, निसंकोच कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। अगर बताने लायक होगा तो कमेंट बॉक्स में ही बता के आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँगी, नहीं तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और आपके कन्फ्यूजन को ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस में परमताप T में संबंध बताइए। ध्वनि में गैस की चाल, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस का परमताप T, संबंध बताइए। तो ध्वनि की चाल फार्मूला आपको पता होगा, ध्वनि की चाल पता है? ध्वनि की चाल V इक्वल टू होता है √3RT/m। ये होता है जहाँ पे R जो होता है, R और M जो है ये नियतांक होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? √T B
ये बी व्युत्क्रमानुपात है, √T इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में या कांच से जल में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है और एक स्थिति ऐसी बनती है जो प्रकाश जो है 90 डिग्री यानी समकोण पर होती है। इस स्थिति के माध्यम से बना कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। जब सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण से अत्यधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ये भाषा आपको नहीं समझ में आई तो आइए डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी यानी घने माध्यम से ठोस सघन माध्यम हो गया, जल में जाए तो देखिए वायु जो है ये विरल से जल में जा रहा है, सघन में जा रहा है। विरल से सघन में जाएगा नहीं। वायु से कांच यानी विरल से सघन में जाएगा नहीं, होगा नहीं। जल से कांच यानी विरल से सघन में होगा नहीं। ये कांच से जल में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तब क्या होगा? प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको बता दिया, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, एक सघन माध्यम है, एक ये मान लीजिए ठोस है, और ये जब द्रव में जाएगी कांच में जाएगी, द्रव में जाएगी, जल में जाएगी या फिर वायु में जाएगी, तो ये सघन से विरल में जा रही है। ये क्या करेगी? अपने अभिलंब से, ये इसका अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगी और ये 90 डिग्री के समकोण पर एक क्रांतिक कोण बनाएगी, जिससे क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यम द्रव्यमान का एक कण है, इसका संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv², बहुत फेमस फार्मूला है ये। इसका फार्मूला होता है कण का संवेग p बराबर क्या होता है? संवेग बराबर mv होता है, ये होता है। अगर इसी समीकरण को आप रख देंगे, एक जगह रख देंगे, देखिए यहाँ पे आपको रख के दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 में m के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, m से ऊपर नीचे जब आप गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2mv, ये देखिए mv² है ना, तो m से ऊपर नीचे गुणा करें तो m डबल बार हो गया, mv² हो गया, और 1/2mv²/m इसको ऐसे ही रख देंगे। समीकरण 1 में गुणा करा गया है, और अब समीकरण 2 में p = mv रख देंगे, तो फिर समीकरण 2 में ये रख दिए, तो इसका सही जवाब जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन डी, p²/2m निकल के आ जाएगा। p²/2m निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर नियत करने पर तार में उत्पन्न उष्मा व्युत्क्रमानुपाती होगी। प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर नियत करने पर तार में उत्पन्न उष्मा अनुक्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती पूछा है। किसके अनुक्रमानुपाती होगी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/e के अनुक्रमानुपाती होगी। कैसे होगी? देखिए यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है। अच्छा, एक मिनट, लॉजिक चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा? तो लॉजिक चिन्ह AND द्वारा यानी AND गेट को प्रदर्शित करता है। AND गेट का गणितीय रूप में y = a × b है, जो ब्लूमिंग व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लूमिंग व्यंजक भी ये कहलाता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। मैथ ही है ना? हाँ, मैथ ही है। इसको आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करा पाऊँगी, मैथ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी। पीडीएफ से आप जो है अगर आप कर पाइएगा तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में क्या प्रयुक्त होता है? Fe, Ni, MO या Pt। तो तेल का हाइड्रोजनीकरण, इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहा जाता है। साधारण ताप पर तेल द्रव और ठोस होते हैं, द्रव और वसा ठोस होते हैं। तेल जो होते हैं वो द्रव होते हैं और जो वसा होते हैं वो ठोस होते हैं। तेलों में वसा की अपेक्षा असंतृप्त अम्लों में ग्लिसराइड का अनुपात अधिक होता है। असंतृप्त अम्लों में ग्लिसराइड को संतृप्त अम्लों में ग्लिसरॉल्डों में बदलने के लिए तेल का जो है हाइड्रोजनीकरण करा जाता है, और इसके लिए जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो Ni यानी कि निकिल करता है। कौन करता है? निकिल करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफ़ेद अवक्षेप कौन देगा? वाइट कलर कौन देगा?
C2H6 एथेन, या फिर C2H4, या फिर C2H2, या फिर C3H6। तो सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन, C2H2। ऐसे एल्कलाइड जो अल्फ़ा H रखते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफ़ेद अवक्षेप देते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या क्या होगी? 128 ग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में मोल की संख्या पूछा है। मोल की संख्या कितनी होगी? तो S का परमाणु भार कितना होता है? सल्फर का परमाणु भार आप लोग को पता होगा, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32 होता है, पता है कि नहीं? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। और आपको SO2 यानी 16 दो बार दिया है, O 2 बार दिया है, तो 16 कर दीजिए। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 32 प्लस 32 कर दीजिए, 32 प्लस 32 64 हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 हो गया। तो अब आप इसको 128 ये दिया है, 128/64 कर दीजिए, 128/64 जब आप करेंगे तो ये 2 मोल निकल के आ जाएगा। कैसे निकला पता चला? एक बार फिर से समझ लीजिए। एस का परमाणु भार होता है 32, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये सब आपको याद करना होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया है तो इसको 16 × 16 कर दीजिए। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये भी 32 हो जाएगा ना, 32, और ये भी 32 है, 32 प्लस 32 आपका 64 निकल के आएगा। 32 प्लस 32 64 दिया है, और ये दिया है मोल जो दिया है 128 ग्राम का पूछा है, 128 ग्राम का पूछा है, तो 128/64 कर दीजिए। 128/64 जब आप करेंगे 2 मोल निकल के आ जाएगा, क्योंकि 64 दूनी 128 होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही 24 घंटे ओपन रहता है, और आप हर एक के जवाब दिए जाते हैं, और आप हर एक का क्वेश्चन मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बहुत सारे बच्चों को उतना एक का। अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड है, कोई स्पेशल चीज़ चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा। कोई स्पेशल बुक, कोई स्पेशल ऑथर की बुक, कोई अलग प्रैक्टिस सेट, तो भी आप बता दीजिएगा। आप किसी एक का भी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, FeCO5 में, FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या अगर आप X मान लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। CO का उदासीन परमाणु है, CO आप सभी को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन परमाणु होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और Fe का अगर आपको दिया है, अगर आप इसका ऑक्सीकरण संख्या X मान लेंगे तो निकालिए X + 0 × 5 = 0। अगर आप 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही निकल के आ जाएगा, यानी आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही। ये तो पता है ना, 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो CO का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो ऑलरेडी 0 ही होता है। तो 0 का आप यहाँ पे Fe की जगह कुछ भी दिया हो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी मल्टीप्लाई में, किसी भी 2 से करिए, 5 से करिए, तो वो 0 ही हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? जल की अस्थायी कठोरता के लिए MgCHO3 का होल टॉइस, CaCl2, MgSO4 या फिर CaCO3, कौन सा जल की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है? तो जल की कठोरता किसमें होती है? जल की कठोरता जिसमें कैल्शियम आयन होती है, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन होती है, उसमें जल की कठोरता हो जाती है। जल की कठोरता के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। जो यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता है उसके लिए जिम्मेदार है MgHCO3 2। ठीक है, साबुन व अनवसीय अम्लों के यौगिक के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण के साथ घुलकर जल की कठोरता बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु में बाइकार्बोनेट लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन खत्म होते हैं, आगे आपको मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन PDF ले लीजिएगा, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को साइंस के वीडियो, साइंस के क्वेश्चन, साइंस का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से समझा दूँगी। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने सभी साथी, सभी सहयोगी, सभी जानने वाले, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।